हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और ये हमारी ज्योग्राफी के सीरीज का 5th वीडियो है। लास्ट वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है ये मोस्टली वाटर और लैंड से बना हुआ है। वाटर का परसेंटेज कितना है, लैंड का परसेंटेज कितना है, वाटर किन बॉडीज में डिवाइड हुई है, मेजरली ओशियंस में 5 ओशियंस है, उनके नाम बताए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। इनका एरिया वाइज आपको अरेंजमेंट भी बताया मैंने और फिर बताया जो लैंड है, हमारी जमीन है, वो 7 टुकड़ों में बटी हुई है। ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये सातों के मैंने आपको पॉपुलेशन वाइज भी अरेंजमेंट बताया, जनसंख्या के हिसाब से और इनका एरिया के हिसाब से भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट बताया। और फिर जो लास्ट हमारा मेजर टॉपिक था हमारे पिछले वीडियो का, वो ये था कि हर कॉन्टिनेंट पे कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। ओके, तो सबके बारे में मैंने पीछे बहुत ही ब्यूटीफुली बताया। अब हमारी कहानी आगे बढ़ रही है थोड़ा ज्योग्राफी में गाइस, और अब हम और नजदीक जाके देखना चाहते हैं कि हर कंट्रीज में जो भी, जैसे मैंने बताया था कि यूरोप में 44 कंट्रीज है, तो आओ एक बार यूरोप के सारी 44 कंट्रीज को ना अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है कि भाई उनके नाम क्या है और कैपिटल क्या है, वो हमारा मकसद यहां से है। ठीक है, इसके बाद हम एशिया के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करते करते हम सारे ही कॉन्टिनेंट्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे कि उस पे कितनी कंट्रीज हैं, उनके नाम क्या है खास करके, और उनके कैपिटल्स क्या हैं। तो गाइस सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट हमने चुना है जो आपको बताया जाए कि भाई इस, जैसे यूरोप है। ओके, यूरोप आप देख सकते हैं विश्व के नक्शे में कहां पर है। अगर ग्लोब की बात करेंगे तो ग्लोब में वो यहां ऊपर की तरफ है, देखिए यहां है यूरोप। ओके, और अगर हम उसको ऐसे पीछे से मैप को और अच्छे से देखना है पूरी चीज को, तो यहां से कट करके ऐसा सामने ला देंगे और जब सामने लाते हैं तो ये ऐसे बन के तैयार हो जाता है और आपके सातों कॉन्टिनेंट्स आपको बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट में अब दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। ये जो यूरोप का हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग से बना रखा है और हम ध्यान देंगे कि कौन सी कंट्री कहां पर है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है कि भाई अब हम जानते हैं कि जर्मनी यूरोप में है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास एक क्लोज व्यू और एक आइडिया होना चाहिए कि भाई जर्मनी यहां पे है, इंग्लैंड कहां पे है, वो पता होना चाहिए आपको। इसके लिए हम थोड़ा सा आपकी यहां पे मदद कर रहे हैं खासकर, और यूरोप के बारे में और या उन कंट्रीज के बारे में ना कुछ भी छोटी मोटी स्पेशल पॉइंट्स होंगी उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली मैं मेंशन करने जा रहा हूं यहां पे। अब बात करते हैं गाइस सबसे बड़ी कि आखिर मैंने यूरोप से क्यों स्टार्ट किया। आखिर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स है, हमारा भारत देश एशिया में है, क्यों नहीं मैंने एशिया से शुरुआत की। तो दोस्तों इसके पीछे कई वजह है। यही वो यूरोपियन लोग हैं, यूरोप के लोग यही हैं जो लोग जो जितने भी देश समुद्र के किनारे हुआ करते थे ना गाइस, वो लोग ही पूरी दुनिया में जा जाके ना राज किए। सच बताऊं तो आज से 100-125 साल पहले तो इनका पूरी दुनिया पे ही राज था। यही यूरोप के लोगों ने अमेरिका पे राज किया है, कनाडा पे राज किया, जो मॉडर्न डे है इंग्लैंड ने खास करके। फिर यहाँ पे स्पेन और पोर्चुगल है जिसने साउथ अमेरिका पे पूरी तरह से हावी रहे। ओके, आज से 100 साल पहले यही 5-6 कंट्रीज यहाँ पर है जो यूरोप के ऐसे कोने में हैं, वो लोग ने जाके पूरी दुनिया पे राज किया गाइस। यहाँ तक कि भारत में भी वो लोग आके इंग्लैंड वाले राज करके चले गए, पोर्चुगल वाले गोवा में थे, फ्रांस वाले पौंडीचेरी पहुंचे। तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसका एक मापदंड तो ये है। दूसरा मापदंड ये है दोस्तों ना कि ये लोग ना काफी मतलब इन 70-80 साल पहले ये लोग ने एक बहुत खतरनाक वॉर लड़ी। ओके, 2 वॉर लड़ी 100 साल के, अगर पिछले 100 साल के बारे में बात की जाए तो 110 साल के बारे में बात की जाए तो उन 2 वॉर्स के बाद जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उसका नतीजा है जो आज हम ये आधुनिक दुनिया को देख रहे हैं। आज जो हम कह रहे हैं ना कि दुनिया में 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई, तो वो 193 कंट्रीज का जन्म इस विश्व युद्ध 2 के बाद ही हुआ। तो ये सब ऐतिहासिक कहानी है जिसको आप इतिहास में ना बहुत ही मतलब गहराई से देखोगे, लेकिन वो इतिहास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए ही गाइस आपको ना इस ज्योग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यूरोप की सारी कंट्रीज के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उनका प्लेसमेंट कहां पर है, वॉर में आपके बहुत सारी बातें बीच में आएंगी कि वॉर इस फ्रंट पे चल रहा था, नॉर्दर्न फ्रंट पे चल रहा था, ईस्टर्न फ्रंट पे चल रहा था। तो ये सब आप कैसे, मतलब क्या खाली कहानियां सुन के एंजॉय करना चाहते हैं या उसको महसूस भी करना चाहते हैं, उसी के लिए इस चीज को मैं और गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये लोग ऐतिहासिक खंड से कई तरीके से महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमें बार बार कहानियों में हमारे यूरोप का जिक्र होता रहने वाला है। और इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है ना गाइस, जो इनको हमसे या ये स्पेशल बनाती है यूरोप को, वो है जो आज जो आप आधुनिक दुनिया जी रहे हो ना, उसका निर्माण करने वाले यही लोग हैं। अगर आज से 120-30 साल पहले आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये यूरोप में जो कुछ भी हुआ ना, वही पढ़ाई लिखाई आज हम अपनी किताबों में विज्ञान में कर रहे हैं। भारत से
उस विज्ञान का, उस गणित का बहुत बड़ा ताल्लुकात है, जिसको हम अपने अलग सिस्टम से और अलग तरीके से पेश करेंगे आपके सामने। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो ये सच्चाई है कि जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई, जो भी आधुनिक दुनिया आप देख रहे हो, ये हमारी सबसे बेस्ट चीज बनाई गई है ना, ये सब कुछ साइंस पे डिपेंड कर रही है गाइस। और ये वही साइंस है जिसका निर्माण इन यूरोपियंस ने किया है। जिस मौज मस्ती में आप जीते हो, लाइट, पंखा, बिजली, एसी, कूलर, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, इन सब का निर्माण ना गाइस जाने अनजाने में ना यहां से ही हुआ है, या उसकी पढ़ाई लिखाई यहां से हुई है। फिर अमेरिका ने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो बहुत सारे नजरिए से गाइस हमारे लिए यूरोप इंपॉर्टेंट है, और उनकी कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसका जिक्र आप जिंदगी के हर पहलू में जरूर देखते रहने वाले हो। ठीक है, तो आओ कहानी में घुसते हैं। और आज है हमारे साथ लवली गुप्ता, जो आपको यूरोप के सारे कंट्रीज के नाम बताएंगे, साथ साथ में उनके कैपिटल्स भी बताएंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें मुझको पता है, खास करके इन लोगों को भी मैंने बता रखी है। ठीक है गाइस, गौर करने की बात सिर्फ ये नहीं है कि लवली ने सारे कंट्रीज के नाम ही याद कर लिए हैं या उनके कैपिटल ही याद कर लिए हैं। गौर करने वाली बात ये है ना कि उनको इसका प्लेसमेंट भी पता है कि एग्जैक्टली वो कंट्रीज कहां पर है। ये नहीं कि खाली धनाधन लाइन से याद कर लिया है, काम हो गया ना, इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस बात को महसूस नहीं करते हो कि वो कंट्रीज कहां है। तो वो भी अरेंजमेंट हम आपको बताते चलने वाले हैं सारे कंट्रीज के बारे में, और शुरुआत करते हैं गाइस। ठीक है, चलो लवली बेटा प्लीज। इटली रोम। इटली रोम ये फर्स्ट कंट्री है गाइस। ये रोमन साम्राज्य का पूरा यहीं पे गढ़ हुआ करता था, और रोम उसका कैपिटल है। और इसी रोम में ना गाइस, इसी रोम में और क्या है लवली? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ये कंट्री गाइस यूनाइटेड नेशन से नहीं जुड़ी हुई है, ये बात मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था। उसको द हॉली सी भी कहते हैं। यही इटली है गाइस। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर है आपका इटली, और इसकी कैपिटल है रोम। ओके, और इसी इटली के अंदर, रोम शहर के अंदर ही वेटिकन सिटी नामक कंट्री है, जिसका कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है। यहाँ पे ईसाई धर्म से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस दुनिया में, या फिर इतिहास से हमें मिली है, उन्हें लाकर यहाँ पर रखा गया है वेटिकन सिटी में। सो इतिहास, इस ईसाई धर्म वालों के लिए ये एक पवित्र शहर है, और यहीं पे उनके सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं। इसकी आबादी 1200 है। तो गाइस यहाँ पर आपकी दो कंट्रीज हो चुकी हैं, जिसमें से इटली है और रोम है। और गाइस इटली बहुत ही ऐतिहासिक शहर है इस दुनिया का, और वहां पे दो विश्व अजूबे जिनके नाम हमेशा टॉप 10 में रहते हैं। अक्सर 7 की बात होती है कि दुनिया के 7 अजूबे, लेकिन कभी भी आप अगर टॉप 10 या टॉप 20 में बात करोगे तो द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की झुकी हुई मीनार, और द कोलोसियम जहां पर वो बुल फाइट्स वगैरह हुआ करती थी, वो यहीं पर स्थित है। उससे बड़ी बात गाइस, इस दुनिया को, जो ये दुनिया आप देख रहे हो ना, इस दुनिया को ना खोजने में ना कुछ लोगों की ना एक्सप्लोरर्स जिनको कहा गया, जो लोग दुनिया की खोज में निकल गए, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका नाम ऐसा कोई ही आदमी होगा जो किताब पढ़ने के बाद या कुछ स्कूल जाने के बाद ये बात ना जान पाए, उसके नाम की चर्चा उसके सामने ना हो। जी हाँ दोस्तों, यही क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से यहां से निकला था, और इसी के क्रेडिट गया है साउथ अमेरिका की खोज करने के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस के अलावा और भी 2-3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, जिन लोग ने दुनिया के बारे में खोज की है। तो गाइस यहाँ पे 2 कंट्रीज और कैपिटल हो गई हैं, इटली रोम, वेटिकन सिटी। और लवली बेटा? पोर्चुगल लिस्बन। अब गाइस देखो, अब वो कंट्री के बारे में बात आ रही है जहां से वास्को ड गामा निकला था। ठीक है, वास्को ड गामा देखो यहीं से निकला था। ओके, और ये ऐसे होते हुए अटलांटिक ओशन से ऐसे भारत पहुंचा था। तो वो लोग जो समुद्र के किनारे थे ना यूरोप में, उन लोगों ने जहाजें बनाई, और जो दुनिया ऑलरेडी थी उसकी खोज की है। इन लोगों ने खोज करने का मतलब, ये लोग कोई मतलब इनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि ये पूरी दुनिया जो आज हम महसूस करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, उस नजरिए से बात हो रही है। तो पोर्चुगल है, लिस्बन आज उनका कैपिटल है, और ये वही लिस्बन है जहां से वास्को ड गामा ने जहाज लेकर खोज करते भारत पहुंचा था। नेक्स्ट, और पोर्चुगल का को इंपॉर्टेंट आदमी एक और है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंट्री क्या है लवली? स्पेन मैड्रिड। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री गाइस, स्पेन, जो उसका कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा एक बात है गाइस, ये सारी कंट्रीज ना काफी ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुली कलर वगैरह लोग ने अपने घर को किए हैं, रोड वगैरह एकदम सिस्टमेटिकली साफ सफाई से डिजाइंड है। तो ये सारी बहुत अच्छी खासियत है इन लोगों की। और स्पेन है, उसका कैपिटल है आपका मैड्रिड। और गाइस वो जो स्पेनिश
क्या नाम है उसका, अमेरिगो वेस्प्यूकी। ओके, अमेरिगो वेस्प्यूकी, और वो बंदा है जिसके ऊपर क्रेडिट जाता है नॉर्थ अमेरिका की खोज करने की। तो सबसे पहले वो स्पेन के लिए काम करने गया और बाद में पोर्चुगल के लिए भी उसने दुनिया में खोज खाज की है कुछ। स्पेन और पोर्चुगल का गाइस ना, जैसे ये साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में ये बड़ा हिस्सा है, यहाँ है ब्राजील। तो ब्राजील पे पूरी तरह से पोर्चुगल का राज था और ये जो बाकी साउथ अमेरिका का हिस्सा बचा हुआ है उस पे स्पेन का राज था। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेनिश भाषा बहुत चलती है और यहाँ पर पोर्चुगीज भाषा भी बहुत चलती है। ठीक है, तो गाइस ये सब देखो बहुत गहराई में आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए, ये हमारी कोशिश है इस वीडियो के पीछे। खाली कम से कम सुन के भी आप महसूस कर सकते हो कि इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहा है अब तक। तो गाइस इससे पहले कि हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग ये यूरोप की कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए थे, तो जरा देख लेते हैं। एरिया वाइज रैंकिंग यूरोप की गाइस 6th थी। ओके, पॉपुलेशन वाइज इनकी रैंकिंग 3rd थी। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 44 है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज गाइस ना, इनकी लैंग्वेज ना लैटिन भाषा से, यहाँ पर जितने भी कंट्रीज है ना जो कुछ भी सिमटे हुए हैं इतने में ही, यहाँ पे है सबसे बड़ी कंट्री दुनिया की और यूरोप की भी, उसका नाम है रशिया। ओके, तो गाइस जो कुछ भी है इतने में ही सब कुछ सिमटा हुआ है। और इनकी कहानी, भाषा के बारे में बात की जाए ना तो इनकी कहानी बिल्कुल हमारे कंट्री से मैच करती है। जैसे हमारी कंट्री में ही देखो हर स्टेट का एक अलग अलग लैंग्वेज है, समझ रहे हो। तो ये सारे लैंग्वेजेस कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, संस्कृत से हुए हैं। ऐसे ही ना गाइस पूरे यूरोप ना, ये यूरोप जो है ना बिल्कुल इंडिया की एक ट्रू कॉपी है। एक ही भाषा, एक ही तरह के लोग हैं, जैसे हम भारतीय लोग हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, आपको अपनापन कैसा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह ही लगते हो, उनकी तरह आपको खाना पीना पसंद है, बिल्कुल आपके कपड़े लत्ते भी जाने अनजाने में एकदम हमारी हर चीज ही मैच होती रहती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यूरोप के भी लोग हैं, इनकी भी तकरीबन हर चीज ही मैच करती रहती है। जो मेरे में और किसी अन्य स्टेट के बीच में डिफरेंस होगा ना गाइस इंडिया में, वो होगा ज्यादा करके लैंग्वेज का। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ गुजराती, मराठी, तमिल, मलयालम, उर्दू भी है इस जगह जगह पे, राजस्थानी, उड़िया, बंगाली। ठीक है, ये सारी भाषाएं ना संस्कृत से इवॉल्व हुई हैं। ठीक ऐसे ही ना गाइस यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है ना, इन सारी लैंग्वेजेस पे या इनके सारे लैंग्वेजेस लोगों इनके ऊपर ना इन्फ्लुएंस है लैटिन भाषा का, और लैटिन भाषा से ही इनकी सारी बातें बनी हुई। जैसे अभी तक हमने बात की इटली की है इटालियन, पोर्चुगल की भाषा है पोर्चुगीज, स्पेन की है स्पेनिश। तो आप समझ रहे हैं इनके पास एक पर्सनल लैंग्वेज है और उसकी जो जड़ है वो है लैटिन भाषा। तो लैंग्वेजेस में आप मल्टीपल लिख सकते हो और उस मल्टीपल लैंग्वेज में आप समझ रहे हो हर कंट्री का अपने हिसाब से एक लैंग्वेज होगा। इंग्लैंड की है इंग्लिश, फ्रांस वालों की फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश। तो ये उनके कंट्री के हिसाब से उनके पास एक लैंग्वेज बनी हुई है। रिलीजन गाइस है मोस्टली क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से क्रिश्चियंस कंट्रीज हैं सारी की सारी। और जब मैं कहता हूं गाइस क्रिश्चियन, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिलीजन्स नहीं है, बिल्कुल बाकी रिलीजन्स थोड़ा थोड़ा हमेशा रहेंगी। मुस्लिम, इस्लाम, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और यहूदी, कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। हर देश में नहीं, हर शहर में 2-4-5 जरूर मिलेंगे। तो वो चीज को हम थोड़ा सा दूर रख के चल रहे हैं। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है और वो जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जरा सा करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। तो करेंसी यहाँ पे जो चलती है ना, जो जैसे हमारी इंडिया है तो रुपया चलता है, रुपीस बोलते हैं हम लोग, वैसे इनकी जो मुख्य करेंसी है ना वो है यूरो। ओके, यूरो 20 कंट्रीज में चलती है गाइस। इसके अलावा फ्रैंक है और इसके अलावा स्टर्लिंग पाउंड इंग्लैंड की और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में, सॉरी करेंसीज में से एक। इसके साथ साथ में गाइस डॉलर भी बहुत जगह चलता है, लेकिन जो मेन कंट्रीज जो इनका पर्सनल करेंसी है वो ये 3 ज्यादा है। ठीक है, खास करके यूरो और फ्रैंक, स्टर्लिंग पाउंड इंग्लैंड और यूके के लिए मोस्टली प्रीफर किया जाता है। तो गाइस ये कुछ उसका ओवरव्यू था यूरोप का। हम इसको और भी डायमेंशंस में और गहराई से कभी महसूस करेंगे। अब चलते हैं वापस से अपने मुद्दे की तरफ, और मुद्दा यह था कि हम कैपिटल्स और नेम्स ऑफ द कंट्रीज और कैपिटल्स के बारे में गिनाने वाले थे, साथ साथ में कुछ उसके स्पेशल पॉइंट्स जिसमें हमने इटली, वेटिकन सिटी, स्पेन और पोर्चुगल के बारे में बात कर ली। ये पोर्चुगल था गाइस, ओके, और ये आपका स्पेन था। नेक्स्ट लवली बेटा, फ्रांस पेरिस। ओके, सो फ्रांस गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री अगेन। पेरिस, आईफिल टावर, दुनिया के 7 अजूबों में हमेशा इसके चर्चा होती रही है, और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा
मेजर रोल प्ले किया है, साइंस की दुनिया में बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट नीदरलैंड एम्स्टरडेम। नेदरलैंड एम्स्टरडेम, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री गाइस, छोटी छोटी कंट्रीज है लेकिन क्या उनकी कलरफुल और ब्यूटीफुल जो डिजाइन है, नेचुरली पहाड़ वगैरह सब कुछ ना, सारी चीज को बहुत खूबसूरत बना देता है। नेक्स्ट लग्जमबर्ग, ये सब बहुत छोटी कंट्रीज हैं। हम तो बताऊं, मुझे लगता है कि हमारे 3-4 जिले मिल जाएंगे तो ये कंट्री जैसा काम हो जाता है। इनका काफी कनेक्शन है, आप एक ही कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत आसानी से जा सकते हो। काफी इनके मतलब आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पासपोर्ट का तामझाम भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट जर्मनी बर्लिन। अब गाइस आई बहुत एक, माफ करना पानी पी रहा था। अब गाइस आई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, जर्मनी बर्लिन। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा गाइस। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट वही जर्मनी में उनका जन्म हुआ, उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई भी वहीं की, बर्लिन इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ साथ में यूरोप की और भी कुछ कंट्रीज में वो गए। और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 कराने वाला वही खतरनाक कंट्री है जिसकी वजह से 2 विश्व युद्ध हुए। एडोल्फ हिटलर जैसा खतरनाक आदमी के बारे में बहुत कम ही लोग नहीं जानते होंगे जो खास करके पढ़े लिखे हुए हैं। और एडोल्फ हिटलर वो आदमी है गाइस जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कराई और इस दुनिया को ना युद्ध के आग में झोंक दिया। और गाइस एडोल्फ हिटलर वही शैतान आदमी है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लेआम बहुत बुरी तरह से करवाए, खास करके यहूदियों के, ओके, ज्यूस लोगों को उसने बहुत बुरी तरह से मरवाया पूरी दुनिया में, जो भी खास करके यूरोप में थे। बर्लिन जर्मनी से स्टार्ट की थी कहानी। सो इतिहास आप समझ सकते हैं पूरी तरह से ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है। अगर आप ज्योग्राफी को आज समझ रहे हो तो कल आपको इतिहास समझ में आने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और भी बारे में बात करेंगे। जर्मनी ही वो कंट्री है गाइस जहां से साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग उस जमाने में पैदा हुए। एल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर और हाइजेनबर्ग, ये सब बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग का नाम ले रहा हूं मैं, जो लोग ने जर्मनी में जन्म लिया। और आज जो आधुनिक साइंस आप देख रहे हैं वो सब कुछ उन्हीं के किए कराए पर आधारित है। तो बात करेंगे इसके बारे में इतिहास में। ठीक है, और पोलैंड वॉर्सो का नाम याद रखना, बहुत अलग एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसपे जर्मनी ने हमला कर वहां के यहूदियों को बहुत मरवाया। साथ साथ में जो कॉमन चीजें हैं ना गाइस, ये सारी यूरोप में ही है। जितनी भी कंट्रीज के बारे में बात होने वाली है वो कंट्रीज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही हाईली डिजाइंड, कलरफुल लोग और व्हाइट कलर लोग हैं ज्यादा करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि और कलर के लोग मौजूद नहीं है, अफ्रीकन है, इंडियंस है, एशियंस लोग, सब लोग ही थोड़ा थोड़ा है, लेकिन जो मेजरली डोमिनेट करते हैं वो व्हाइट कलर लोग हैं। तो साथ साथ में नेचुरल ब्यूटी उस कंट्री को और शानदार बना देती है। डेनमार्क कोपेनहेगन, अगेन नॉर्वे ओस्लो। अब गाइस थोड़ा सा ना अब यहाँ आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये जर्मनी था, डेनमार्क यहाँ पे, ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे है गाइस, और ये है आपका नॉर्वे, और फिर आपका क्या है लवली, फिनलैंड है, और एस्टोनिया, टेलिन। हाँ, तो गाइस डेनमार्क के पहले क्या था, पोलैंड। हाँ, पोलैंड। सो गाइस ये सब कुछ यही है देखो जाने अनजाने में। तो ये जो नॉर्वे और फिनलैंड के बारे में बात हो रही है ना, इनकी एक स्पेशलिटी है गाइस, ये लोग नॉर्थ पोल से ना बहुत नजदीक है गाइस। ये लोग यहाँ एकदम ऊपर है देखो पृथ्वी के, हम यहाँ ऐसे बीच में है भारत देखो, और ये लोग ऐसा ऊपर की तरफ है। और जो हमारा चांद है ना वो ना एकदम ऐसा बीच में नहीं ऐसे गोल घूमता है गाइस, वो हमेशा ऊपर घूमता है। इसके बारे में मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइंस में बताऊंगा। तो यहाँ से अगर नॉर्वे वगैरह में जब शाम होती है ना तो वहां पे ना ऐसा लगता है कि मून ना ऐसा उनके सामने है, बहुत करीब महसूस कर सकते हो आप। इमेजेस में देख रहे रहोगे, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है गाइस, जिसमें आप देख रहे हो कि मून देखो एकदम सामने है, ऐसा लग रहा है रोड क्रॉस करते मून रखा हुआ है वहां पे। तो इसका बहुत ही लोग फायदा उठा, मतलब एक नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल सीन वहां पे क्रिएट होता है इन 3-4 कंट्रीज में, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड में। और साथ साथ में ना गाइस यहाँ पे दिन और रात का भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसके बारे में हम कभी बात जरूर करेंगे, क्योंकि ना सूरज पूरी तरह से ढलता है इनके सामने, और ना ही फिर वो दिन और रात की प्रक्रिया को वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जगह जगह पे तो 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है। तो ऐसी घटनाएं आप कब समझोगे, जब आप इस बात को बहुत गहराई में महसूस किए रहोगे, इस ग्लोब को बहुत बेहतरीन तरीके से जाने रहोगे, जिसकी कोशिश मैं कर रहा हूं। लगातार उन कंट्रीज के नाम का भी जिक्र कर रहा हूं ताकि वो नाम आपके जहन में धस जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लवली वाला इधर आ जाते हैं इंग्लैंड वगैरह पे, है ना। यस, नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट। देखो गाइस यहाँ पे ना 5 कंट्रीज है। एक तो है आपका
आपका आयरलैंड, ठीक है, एक है आपका आयरलैंड। अब आयरलैंड का गाइस ना एक हिस्सा टूट के ना नॉर्दर्न आयरलैंड बना हुआ है, और टोटल हमारे पास वहां पे NEWS है, जो मिला के ना यूके बनाते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और इस किंगडम के अंदर ना गाइस 4 कंट्रीज आ रही है, जिसकी स्पेलिंग देखो स्टार्ट यहां से होती है, N से, नॉर्दर्न आयरलैंड, और उसकी कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। और आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है, ओके। और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट। फिर ई से इंग्लैंड का कैपिटल लंदन। गाइस देखो ये वही इंग्लैंड है जहां से अंग्रेज, देखो ये यहाँ पे भी मैंने अलग से बनाया है, यहीं से वो अंग्रेज लोग चले थे, और फिर वो लोग धीरे धीरे अटलांटिक ओशन पार करके इंडिया पहुंचे, इंडिया आए, और उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारे पास 200-300 साल 190 साल तक राज किया। और इस राजपाट की पढ़ाई लिखाई को आप इतिहास कहते हो, जिसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ऐसे बड़े बड़े नाम, चीन, उनके डेट और बहुत कुछ आपको याद करना पड़ता है इतिहास में। तो ये कहानी किसके वजह से हुई है? क्योंकि यहां से वो लुटेरे लोग चले हमें लूटने, और लूटा, हमें शोषित किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया, हम पर अन्याय अत्याचार सालों तक किया। वही पढ़ाई लिखाई को आप इतिहास के नजरिए से देखते हो। आप समझिए वो कहानी यहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। डब्ल्यू से वेल्स कार्डिफ। गाइस इंग्लैंड उनका पार्लियामेंट है। इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं, वो बकिंगम पैलेस है, और वहां फिर क्वीन विक्टोरिया एक बहुत ही फेमस क्वीन थी, जिसने 1858 में वो जो क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे वगैरह बड़ी बड़ी महान हमारी हस्तियां जो मारी गई या फिर जो शहीद हुए, तो वो जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया थी। और अभी जो जल्दी में एक क्वीन बहुत सालों से जिंदा थी, अभी जो 4-6 महीने पहले उनकी डेथ हुई है, उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो ये दोनों क्वींस काफी इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक पन्नों पे, जिसका जिक्र सदियों तक चलता रहेगा इस धरती पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉटलैंड एडिनबर्ग, ओके। नेक्स्ट आइसलैंड रिजाविक। गाइस वो भी यहीं कहीं है ऐसी कंट्री, तो यहाँ पे भी छोटी। अब गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखना ये जो यूरोप है ना, तकरीबन जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक टुकड़ा आ रहा है, ये है आपका इंग्लिश चैनल। गाइस यहाँ पे ना अटलांटिक ओशन के यहाँ पे ना जो इंग्लैंड और इंग्लैंड की 4-5 कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ जो यूरोप का कनेक्शन है ना, इसके बीच में है इंग्लिश चैनल। और ये इंग्लिश चैनल अगर नहीं होता था ना पृथ्वी लोक पे, तो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से आज जो आप आधुनिक दुनिया देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही अलग होता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने इंग्लैंड को एकदम खदेड़ दिया होता था, और आज दुनिया फिर पता नहीं कैसी होती थी। तो बहुत याद रखना, ये इंग्लिश चैनल का बहुत बड़ा रोल है, जो यूरोप और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड भी यूरोप में ही है, इंग्लैंड की 4 कंट्रीज, लेकिन इनके बीच में एक नदी का, एक समुद्र का फासला है, जिसकी वजह से जिसका असर बहुत बड़ा है। भविष्य में हम इतिहास में पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 भी पढ़ेंगे, तब भी ये सब बहुत मायने रखने वाला है, ओके। और लैटविया रीगा, लिथुआनिया विल्नियस, बेलारस मिन्स्क। गाइस अभी आप लोग जान रहे होंगे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है। ये रशिया है, ये यूक्रेन है, और भी गहराई में इतिहास को जानेंगे। इंपॉर्टेंट आज हमारा इतिहास पॉइंट नहीं था, आज हम इसको ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं। जब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देंगे तब हिस्ट्री पे ज्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि तब तक ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पता चल चुकी रहेगी। सो गाइस अगर हम बात करें तो ये रशिया है, यहाँ पे आपका यूक्रेन है, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई लगातार जारी है। और यूक्रेन के जस्ट ऊपर वाला कंट्री है बेलारस, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है रशिया की तरफ से, ठीक है। और यूक्रेन की कैपिटल है गाइस क्यू, बहुत ही इंडस्ट्रियल जगह है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इसकी बहुत ज्यादा जिक्र हुई है दुनिया में। मॉन्टेनिग्रो पॉडगोरिका। रशिया के बारे में बताया आपने? रशिया मॉस्को, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री गाइस, और बहुत ही ब्यूटीफुल लोग, शहर भी एकदम अच्छे से डिजाइन किया गया, वंडरफुल हाउसेस, एकदम मतलब बोलते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ ही उनका, इतना खूबसूरती से वो लोग ने अपनी कंट्री को डिजाइन कर रखा है। नेक्स्ट मोल्डोवा चिसिनाउ। अब जो भी कंट्रीज के बारे में बात हो रही है ना लगातार गाइस, वो देखो हम लोग ने, आप लोग अगर ध्यान दे रहे रहोगे तो सबसे पहले हमने आपको वो कंट्रीज बताई गाइस जो ना समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है। इटली, पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग ने ना बड़ा रोल प्ले किया है इस दुनिया पे राज करने के लिए, और इस दुनिया में साइंस वगैरह का भी जो आविष्कार किया है। तो हम लोग एक कोने से चले थे ताकि हमको उनका परफेक्ट लोकेशन भी एग्जैक्टली पता रहे। अब फिर हम लोग ने ना एक कोना पकड़ा था, देखो हम ऐसे कोने से आए हैं, और अब हम देखते हैं अगली कंट्री क्या है। रोमानिया ब्यूचारेस्ट, काफी ब्यूटीफुल कंट्री, और एक अच्छी वाली ग्रीस एथेंस। अगर आपने ग्रीक सभ्यता के बारे में सुना होगा
होगा, तो ये लोग बहुत ही ऐतिहासिक लोग हैं। और अलेक्जेंडर, एक और कंट्री का नाम बता दो, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कॉपजे, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कॉपजे। तो कभी गाइस ना मैसेडोनिया और ग्रीस ये काफी सब कुछ एक ही सल्तनत के छाये में हुआ करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के बारे में आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट आदमी है वो भी इतिहास में। उसकी हार कैसे हुई, भारत आकर, इसके बारे में हम इतिहास में जिक्र करेंगे। तो गाइस ये वही देश है जहां से अलेक्जेंडर कभी चला था। देखो यहां पर है वो सब कुछ, वही अलेक्जेंडर जिसको हम महान, इतिहास के पन्नों ने महान का दर्जा दिया है। और वो ही अलेक्जेंडर, तो वो ग्रीस, एथेंस, ये सब कुछ यहीं पे है। लेकिन अब एक दो नया देश बन गया है, नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसका कैपिटल है स्कॉपजे, और मैसेडोनिया में ही जन्म हुआ था अलेक्जेंडर का। ठीक है, नेक्स्ट हंगरी बुदापेस्ट, हंगरी बुदापेस्ट। वाव, ये सब मतलब वाव कर दोगे इनके। अगर 4-5 इमेजेस आप देख लोगे ना इंटरनेट पे, तो आपका दिल करेगा कि चलो भाई इस देश में घूमा हूं मैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया को बहुत याद रखना गाइस, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहीं पे ऑस्ट्रिक्स नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था हिटलर ने, जहां पर यहूदियों को जिंदा ही जला या मतलब बिना खाए पिए ही छोड़ दिया गया महीनों तक, और वो अंदर एकदम बुरी तरह से मर चुके थे। इसको होलोकॉस्ट कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मतलब बोलते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, इस चीज को इंग्लिश में होलोकॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में हिंदी आपको बता दूंगा कभी। नेक्स्ट चेक रिपब्लिक प्राग, चेक रिपब्लिक प्राग। प्राग मतलब दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल शहर में से एक है गाइस। मतलब ना अब इतना खूबसूरत, इतना कलरफुल ना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग 2-4 इमेजेस देख के समझ चुके रहोगे। सो गाइस ये सब वो लोग ने अपनी कंट्री को बनाया है। 70-80 साल पहले ना यही यूरोप ना पूरी तरह से खंडर हो चुका था वर्ल्ड वॉर लड़के। लेकिन आप जरा सोचिए कि फिर 70-80 सालों में इन लोगों ने अपने आप को कितना मजबूत फिर से बना दिया। कैसे किया उन्होंने, पूरी तरह से साइंस की मदद ली। और अगर आप इस बात को समझते हो तो यकीन मानिए आप दुनिया की हर बात महसूस करने लग जाओगे धीरे धीरे। नेक्स्ट सर्बिया बेलग्रेड, सर्बिया बेलग्रेड। बोस्निया एंड हर्जेगोविना साराजेवो, बोस्निया हर्जेगोविना एंड साराजेवो। साराजेवो वर्ड याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत यहीं से हुई थी। सो गाइस यहाँ पर देखो 44 कंट्रीज की बात हुई है। मैं मानता हूँ कुछ लवली 2-4 भूल सकती है, सारी बात एक साथ नहीं याद रहती है, तो अगर काउंटिंग तो हमने की नहीं है। नेक्स्ट लवली और कुछ बचा है, फिजी सुआ, फिजी सुआ, स्विट्जरलैंड बर्न, स्विट्जरलैंड बर्न। स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो दुनिया में नहीं जानता होगा, जिसे दुनिया को घूमना होगा। ब्यूटीफुल हिल्स और बढ़िया शानदार पहाड़, बर्फ से घिरे हुए, उसमें प्यारे प्यारे पेड़ और बर्फ से घिरे हुए घर, कंसंट्रेशन, मतलब बहुत कुछ। उस खूबसूरती का जिक्र कर पाना बहुत ही असंभव है इस दुनिया में। बल्गेरिया सोफिया, बल्गेरिया सोफिया, कोसोवो प्रिस्टीना, कोसोवो प्रिस्टीना, क्रोशिया ज़ैग्रेब, क्रोशिया ज़ैग्रेब, अल्बेनिया तिराना, अल्बेनिया तिराना। देख रहे ना ये सब कंट्रीज गाइस, यहीं अभी है, सब कुछ यहीं पे है जो कुछ भी बारे में बात हो रही है यूरोप के। हाँ, आर्मेनिया येरेवन, आर्मेनिया येरेवन, ये सब इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। स्लोवेनिया जुब्जाना, स्लोवेनिया जुब्जाना, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा। डन। सो गाइस यहाँ पर लवली ने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के नाम गिना दिए यूरोप के। और प्लीज बहुत ही मतलब एक स्पेशल चीज था ये सब कुछ। आपने देखा कि मैंने किस तरह एक पैटर्न से स्टार्ट किया, और अभी जो लास्ट के 15-20 कंट्रीज थी वो यहाँ बीच में सिमटी हुई है, और 15-20 कंट्रीज जो कोने कोने में थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे यहाँ पे ग्रीस था, है ना। तो ये सब आपको मदद करेगा इस बात को एनालाइज करने में कि यूरोप का मैप कैसे है। इतिहास तो इतना कुछ है कि आप जिस बारे में बात करना चाहते हो उस पे ही एक इतिहास है। ठीक है, तो शायद मैं कुछ नहीं बता पाया हूं इंपॉर्टेंट, और भी कुछ मेरे दिमाग में था शायद वीडियो के पहले शूट करने के, तो ये कहीं ना कहीं लगातार आते रहेगा आपके सामने। ठीक है, तब तक के लिए गाइस फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। देखो अब हमने इसके बारे में बात कर ली यूरोप के, अब हम बात करेंगे एशिया के बारे में, उसके सारे कंट्रीज के नाम और सारे कैपिटल्स के नाम, और हमारे साथ एक नए जाबाज होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत।